चकबंदी क्रिया में जो सरकारी जमीनें जो होती हैं सर, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट से, और ख़ास तौर से हम चकबंदी विभाग की जो समस्त जो बारीकियां हैं और चकबंदी की जो समस्त बारीकियां हैं उनको हम सर से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू सर, आज हम आपसे जो चकबंदी की हैं उसकी सर डिटेल्स लेंगे। खासकर जो किसी भी क्षेत्र में जब चकबंदी प्रक्रिया जब चालू होती है उससे संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को कई बार हमारे कमेंट्स में आया है कि इस विषय पर भी एक बात रखिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो है सर चकबंदी विभाग के हैं, क्योंकि आप भी एक बड़े पद पर चकबंदी विभाग में रहे हैं। इसलिए जो है सर मैं कुछ सवाल आपसे सर करूँगा। सर, हमारा पहला सवाल है कि सर साधारण भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि चकबंदी सर क्या होती है? आखिर ये चकबंदी क्या होती है चकबंदी? इसको कैसे साधारण लोग कैसे समझेंगे? चकबंदी क्योंकि हमारी जो जोत होती है सर, ये बिखरी हुई होती है। हाँ, इस समुन्नतियों को हम इकट्ठा करते हैं जी, उन जोतों को। हाँ, जैसे कि आपके पास 10 जगह, 8 जगह, 9 जगह, कई जगह बिखरी जोतें होती हैं। इसको हम इकट्ठा करते हैं। उनको इकट्ठा करके उसको एक चौकोर आकार दे करके नाली और चक्रोट या सेक्टर मार्ग से सब सुसज्जित करते हैं। उसको देने के बाद जिसे आपका जो है साधन, सिंचाई का साधन, हाँ, नाली है, हाँ, ट्रैक्टर जा सके। जब समुन्नतियां आपकी बिखरी होंगी, आपके चक बिखरे होंगे, तब हर जगह अपने ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, हर जगह आप जो है अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। सारी चीजें हैं, उसको हम एक जगह आपको मैक्सिमम 2 जगह या एक जगह, विशेष परिस्थिति हम 3 चक बनाते हैं। इससे आपको सुविधा होती है आपके, यानी कि उसको खेती करने में, या कि हर तरह से सुविधा हो जाती है आपको। इससे उपज बढ़ती है। आपको देखे होंगे कि जब हम इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चकबंदी अपना लागू किए थे, वहां उस खेती उस समय उत्पादन क्या था, अब क्या उत्पादन है? उत्पादन इससे बढ़ता है आपका। सर, अगला प्रश्न है हमारा कि ये जो चकबंदी प्रक्रिया है ये आखिर जरूरी क्यों है? इसको करना ही क्यों जरूरी है? क्यों हम चकबंदी प्रक्रिया करते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं इसमें इनको क्या लाभ होता है? हाँ, चकबंदी प्रक्रिया इसलिए जरूरी है, जिसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारी चकबंदी प्रक्रिया लागू हुई है। इससे हम बिखरी हुई जोतों को इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि किसान है किसान और कोई पूरे गांव की जमीन को, पूरे सुनिए मेरे, पूरे गांव की जमीन को एक सिस्टमिक तरीके से ये उसको 90 डिग्री पे चक्रों देना, नाली देना, उनके चकों को आकार को चौकोर करना। अगर उनके कई जगह है तो उनको इकट्ठा कर देना है। कई जगह मतलब समझ रहे हैं, पता चला कि बैनामे से आया या वरासत से आया, या आसपास कई और स्रोतों से कई जगह आपके चक बिखरे हुए हैं, तो उन सबको इकट्ठा करने के लिए चकबंदी प्रक्रिया किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे कोई काश्तकार था और किसी गांव में, और उसके 10-10 बिस्वा के 4 जगह प्लाट थे और उन प्लाटों की दूरी अलग-अलग थी। अलग-अलग थी, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो चकबंदी के बाद उसका सारी जमीन एक जगह पे आ जाएगी। एक जगह। तो इससे सर किसानों को तो काफी लाभ होता होगा। काफी लाभ। हम आपके एक उदाहरण दे आपको। आप देखिए, आपके कंसोलिडेशन एक्ट जैसे आपके बिहार में नहीं है, लोगों के पास 100-100 बीघे जमीनें हैं, और वहां अपना साधन ले जाने की कोई उनके पास रास्ता नहीं है। एक अपना जानवर, एक मवेशी तक नहीं ले जा सकते हैं, और किसी खेत से ले जाएंगे तो आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो काफी वहां उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से वो खेती नहीं हो पा रही है। यानी कि एक तरह का लॉ एंड ऑर्डर भी इससे जुड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर भी। जब अपने खेत को जा नहीं पाएंगे, जो कमजोर लोग होंगे तो अपने आगे वाले चक पे जा ही नहीं पाएंगे। आगे वाला कहेगा हमारे खेत से मत जाइए, ट्रैक्टर मत ले जाइए। तब इससे क्या होता है, उत्पादन की क्षमता घट जाती है, उत्पादन हो नहीं पाता। अगर एक कंसोलिडेशन हो जाता है, आपके चक के लिए अनिवार्य रूप से हम एक चक मार्ग देते हैं, जिससे आपका ट्रैक्टर चला जाए, आपकी बैलगाड़ी चली जाए, और सिंचाई के लिए नाली देते हैं। इससे हमारे यहाँ अनावश्यक झगड़ा बंद हो जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर में भी कोई ऐसी बात नहीं रह जाती है सब, क्योंकि हमारे पास चक रोड होगा तो उसको कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, सरकारी भूमि हो जाती है।
अब सर अगला प्रश्न है कि जो चकबंदी प्रक्रिया होती है, जैसे किसी ग्राम में शुरू होती है तो उसकी सर कैसे शुरू होती है? उसकी क्या प्रक्रिया है कि जैसे किसी गाँव में उसको चकबंदी उस कैसे हो हाँ कैसे हमारी मान राज्य करानी है? सरकार उसको जो है हुँ, चकबंदी प्रक्रिया से के अधीन उन गांवों को लाती है। हुँ, लोगों की डिमांड पे ग्राम प्रधान, ग्राम के लोग लिख करके देते हैं हुँ, हमारे चकबंदी आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाते हैं। तो इसका सर्वे होता है गांव में कि नदी तो नहीं है, जिस क्षेत्र की वो चकबंदी मांग कर रहे हैं हाँ, वहां नदी कटान कितना है, उपजाऊ एरिया कितना है। चकबंदी के लिए सारी चीजें क्राइटेरिया निश्चित की गई है। पता चला कि 20% ही उसमें कल्टीवेटेड एरिया हो, हाँ तो उससे चकबंदी हमारे करने से क्या फायदा, पता चला नदी में सारा बहाव हो उसमें, तो हम ये सब चीज देखते हैं हमारा कल्टीवेटेड एरिया कितना है। तो उसको देखते हुए और सामाजिक रूप से कि उस गांव में कितने कौन कौन निवास कर रहे हैं, उसको हम लाभ क्या दे सकते हैं। और हर एक चीज है उसमें हम इसमें बचत छोड़ करके बचत भी छोड़ते हैं इसमें। सर उस पर बचत आगे का हम मतलब बात समझ रहे करेंगे। हैं, बचत का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें हम ऐसी बचत छोड़ते हैं जिससे आधारभूत हमारी जो विकास की मद है, स्कूल है, खेल का मैदान है, तमाम चीज हम छोड़ते हैं इसके तहत, जिससे एक गांव में एक सर्वांगीण विकास होता है। और उस गांव के विकास क्यों होता है? क्योंकि हमने चकबंदी के लिए उपयुक्त वहां संसाधन और जमीन छोड़ रखे हैं, सुरक्षित कर रखे हैं। सर इसी से एक जुड़ा एक प्रश्न है कि जब मान लेते हैं किसी गाँव में चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तब चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो चकबंदी विभाग की सर कौन-सी ऐसी धारा है, जब वो लागू हो जाए तो हम ये समझ जाएँ कि अब हमारा गाँव जो है चकबंदी में शुरू हो जब जा चुका है और अगले चकबंदी अधिनियम की धारा 4 के तहत गांव में नोटिफिकेशन किया जाता है। हुँ, हमारे लेखपाल और चकबंदी करता जाते हैं, गांव में बताते हैं, उसको नोटिफिकेशन करते हैं और लोग बताते हैं आज से आपके गांव में चकबंदी प्रक्रिया जो है लागू हो गई है। और वो समझाते हैं चकबंदी समिति का गठन किया जाता है। उस चकबंदी समिति की राय से चकबंदी समिति का गठन हमारे एएलएमसी के मेंबर से की जाती है और ग्राम प्रधान इसका पदेन अध्यक्ष होता है, या कभी कभी प्रधान को ना बना करके किसी मेंबर को, एएलएमसी के मेंबर को भी हम चकबंदी समिति के अध्यक्ष बना सकते हैं। वो चुनाव होता बाकायदे, और उस चुनाव को अगर कोई चैलेंज भी करता है तो बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी महोदय की अपील होती है। तो उस कमेटी के माध्यम से उनकी राय लेते हुए हम चकबंदी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। सर इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है हमारा कि जब सर किसी गाँव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही होती है, तो सर उसमें जैसे कोई जो बदलाव होते हैं या कोई जैसे बदलाव इस तरह के होते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई ज़मीन बेच रहा है या कोई खरीद रहा है या फिर कोई व्यक्ति मृतक हो गया उस गाँव में हाँ और तो उसकी वो विरासत देखिए, चढ़नी है, तो तो इसकी सर उसमें क्या प्रक्रिया है? इसको ज़रा सर प्रक्रिया बता जो दीजिए। वही प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा, जी, बैनामा आता है, जी, बाकायदे उसको जब बैनामा आ जाता है हमारे पास तो दर्ज होता है। जी, उसके बाद का फिर हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो बैनामा दर्ज होगा सहायक चकबंदी अधिकारी के यहाँ। जी, और वरासत के मामले में क्योंकि पहले क्या होता था कि वरासत तो और बैनामा समझौते के आधार पर होता था, वो आज भी होता है। हुँ, तो एक इसमें एक क्लास जोड़ा गया है, धारा 6 यस सर। चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के पहले धारा 6 जब हो के तहत हमारे चकबंदी कर्ता जो होते हैं हुँ, निर्विवाद वरासत को अपनी उसमें सूचीबद्ध करते हैं और उसकी जांच करके सीधे वरासत कर देते हैं। और बैनामे का जो म्यूटेशन होता है हुँ। वो सहायक चकबंदी अधिकारी जांच करके दोनों पक्षों को के समझौते के आधार पे म्यूटेशन करके वो खतौनी में दर्ज करा करके होते हैं और फिर वो हमारे आगे उसी पे हमारी प्रक्रिया चलती है चकबंदी की। दरअसल सर इसमें कई बार स्वतः उसको निर्धारित हो जाता है। देखने में आता है क्योंकि जैसे कि जब कोई गाँव जब राजस्व के अधीन होता है, तब तो उसमें ऑनलाइन चीज़ें दिखती रहती हैं। क्योंकि सर क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि कैसे देख सकता है कोई व्यक्ति देखिए किस होता खतौनी में क्या है, नाम जब चढ़ा है या नहीं चढ़ा? धारा 4 का प्रकाशन हो जाता है, खतौनी हैंड ओवर हो जाती है चकबंदी विभाग को, हुँ, तो वहां जो ऑनलाइन खतौनी होती है तहसील में हाँ सर। उसको लॉक कर दी जाती है। हुँ, फिर यहाँ हम उस खतौनी के आधार पे, उस बंदोबस्त के आधार पे
चकबंदी प्रक्रिया, क्योंकि अब लेकिन उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि भविष्य में काम चल रहा है कि उसको हम ऑनलाइन करें, लेकिन अभी ऑनलाइन हो नहीं पाया है। उसको हम वैसे मैन्युअली कर रहे हैं, तो वहां ऑनलाइन नहीं उसको खतौनी शो करेगी। खतौनी हमारे यहाँ फिर उसके लेखपाल के यहाँ जाकर के कि कोई लेना चाहता है तो बाकायदे वहां खतौनी की प्रति ले सकता है उसकी। यानी कि बहुत आसानी से बहुत आसानी से खतौनी की ले प्रति ले सकता है। आसानी से ले सकता है। सर एक चीज और थोड़ा सा भ्रांति भी है और लोगों में उत्सुकता भी, सबसे ज्यादा प्रश्न यही आया है कि सर जब चकबंदी किसी गांव में होती है तो किसानों की जमीन कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए देखिए, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। इस पर सर प्रकाश थोड़ा डाल दीजिए। हाँ, प्रकाश डाल रहे हैं इस पे किसी की जमीन कम नहीं होती है। हम किसी की जमीन को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो उसको नाली देंगे और रास्ता देंगे, तो जमीन कहां से लाएंगे? तो आपकी जमीन से ही आनुपातिक रूप से हम काट करके 2%, 4%, 6% आपके समझौते के आधार पे, समझौते आपसे की सहमति के आधार पे, ओपिनियन के आधार पे, चकबंदी समिति की राय लेकर के, तो उस जो हम परसेंटेज ले रहे हैं जमीन का, तो आप ही के लिए हम ले रहे हैं, ना कि उसको हम कहीं और ले जा रहे हैं, ना किसी के खाता में उसको हम दर्ज कर रहे हैं। उसके लिए हम नाली है, चक्रोट है और सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीनें जो रिजर्व करते हैं, जैसे बारात घर, शादी घर, अनुसूचित जाति के लिए आबादी, सामान्य आबादी, सब सुरक्षित करते हैं। इससे गांव का विकास होता है। पता चला कि आस पास जमीन तो है और गांव में 100 परिवार हैं, उनके पास जो है रहने के लिए जगह नहीं है, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो जगह हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका मतलब सर ये है कि जो आप कम की बात कर रहे हैं, कम नहीं करते हैं। आपके 1 बीघा जमीन है, बगल से हम चक्रोट दे रहे हैं, चकमार दे रहे हैं, तो वो तो रहता है आप में ही, लेकिन सार्वजनिक उपयोग की जमीन हो जाती है, भूमि हो जाती है, इस नाते उसको कहते हैं हमारी है नहीं, लेकिन उपयोग में उन्हीं की रहती है, उन्हीं के लिए ही रहती है। तो ये भ्रांतियां वो गलत तरीके से लोग फैलाते हैं, जो ऐसे होते हैं कि तो जो चकबंदी होती है तो सारे जो जैसे प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, धारा 4 का प्रकाशन किए, धारा 9 प्रकाशन किए, धारा सारे चीज के परिचय जो है गांव में वितरित करते हैं, उसको देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं, तो इससे सारी चीजें आ जाती हैं, खुल के आ जाती हैं। तो जो जमीन कब्जा की हुई है, जिसको पता ही नहीं हमारी जमीन कहाँ है, उसको पता जा रहा है हमारी भी जमीन है कहीं, तो उसको हम लोग बाकायदे नाप कर देते हैं। तो इससे जो एक वर्ग ऐसा है जो वहां कब्जा किए बैठा हुआ है, तो कुछ लोगों को मोटिवेट करके उल्टा सीधा पढ़ा करके वो चकबंदी का विरोध इसलिए करता है। भ्रांति फैलाई गई। ऐसे बढ़िया कोई योजना नहीं है। तो आप जहां जहां कंसोलिडेट हुआ है वहां देख जाके उपजाऊ नहीं सर, मैंने भी काफी देखा है और जिन गांवों में चकबंदी हुई है उनमें विकास ज्यादा तेजी से हुआ है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज्यादा मेंटेन रहता है और खासकर जो सड़क, और क्योंकि ग्राम सभाओं में ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो इसी बात को लेके, नाली और चक्रोट के लेता हो। जब आपके पास नाली और चक्रोट सरकारी हो जाएगी, कभी कभी ऐसे बड़े मामले भी बन जाते हैं, तो आप तो है चक पीछे है, जाने का रास्ता नहीं है, तो ये तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। जो है जमीनों का वितरण इस तरह से किया जाता है ताकि लोगों के, गांव के रहने वालों को ही सुविधा हो। धन्यवाद सर इसकी जानकारी देने के लिए। सर इसका आगे हमारा सवाल था सर, ये जो चकबंदी क्रिया में जो सरकारी जमीनें जो होती हैं सर, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई जमीन पहले से ही खेल का मैदान था या कब्रिस्तान था, तो सर जब चकबंदी होती है तो क्या उसको रिप्लेस किया जाता है? सरकारी भूमि को हम लोग क्षति नहीं पहुंचाते हैं जी। वो भ्रांति है कि चकबंदी में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हम उसको सरप्लस करते हैं। मैंने जो आपसे हमने कटौती की है 2%, 4%, 6%, अगर सारी सुविधाओं को हम प्रोवाइड कराते हुए कुछ जमीन बच जाती है तो हम उसको नवीन प्रतिम छोड़ देते हैं, तो आपको सरप्लस हो जाती है। हम माइनस नहीं करते बल्कि सरप्लस कर देते हैं उसको सरकारी। सर ये वही आप नवीन प्रति की बात कर रहे हैं, जिससे भविष्य में कोई भूमिहीन किसान हो तो उसको पट्टा हो जाता है, देने के लिए काम आती है। आपको देखिए सरकारी योजनाएं बढ़, अस्पताल बनाना है, स्कूल खोलना है, या कि बारात घर, शादी घर, या सरकार की और कोई योजना अच्छी लानी है, आंगनबाड़ी है या टंकी लगाना है, तो जमीन कहाँ से आएगी? जब हम उसको प्रस्तावित किए रहेंगे उस मद में या नवीन प्रति के रूप में, तभी तो जमीन हमको मिलेगी। या पट्टा करना हुआ भूमिहीनों को घर बनाने के लिए या कि उनको एग्रीकल्चर लैंड देने के लिए,
सर एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर चकबंदी प्रक्रिया में सर कितना समय लगता है? देखिए, चकबंदी प्रक्रिया में इन्हीं लोगों जो विरोध करते हैं, जैसे इनकी वजह से थोड़ा विलंब होता है। बाकी चकबंदी प्रक्रिया जैसे छोटा गांव है, 1 से 2 साल में उसको जो है पूरा किया जा सकता है। और गांव वाले सही हैं, गांव वाले अच्छी ओपिनियन दे रहे हैं, चकबंदी समिति सही है, तो 1 साल में ही पूरा छोटा गांव किया जा सकता है, पूरी धारापुर कराया जा सकता है। बाकी 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, बड़ा गांव है तो। अगर चकबंदी समिति आपकी सही है, ओपिनियन सही दे रहे, गांव के लोग उसमें वो सहयोग कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, और तो मुश्किल से बस 3 से 4 साल में चकबंदी हम पूरा कर लेते। बड़े गांव के, छोटे गांव तो साल से 2 साल में सर एक सर लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपकी तरफ से कि सर जब चकबंदी होती है तो चकबंदी का सबसे महत्वपूर्ण कागज माना जाता है CH41 और CH45। तो सर जो चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 के बारे में सर आखिरी यही हमारा मुख्य है, यही जो खतौनी बनती है जाके तहसील में, इसी हमारी 45 आकार पर 45 से ही बनती है। यही हमारा बंदोबस्त है, रिवाही जो होता है पहले बंदोबस्त से, यही मेरा 41 और 45 जा करके एक प्रति हम भेजते हैं, माला लिखाकर भेजते हैं, एक तहसील को भेजते हैं। इसी की फीडिंग होकर हमारी जो खतौनी बनती है वही आकर पर 45 ही है। यानी कि जो पूरी चकबंदी की प्रक्रिया है, प्रक्रिया का बाकायदे हम जो दस्तावेज बनाते हैं, फाइनल जो है बनाते हैं 41-45 है हमारा, आकार पर 41 और 45। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि चकबंदी प्रक्रिया क्या होती है, चकबंदी की क्रिया में कितना समय लगता है, और जो उसकी जो बारीकियां था उसको हमने समझा, और ये देखा हमने कि जो चकबंदी है वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और ये चकबंदी सिर्फ खेतों का एकीकरण नहीं कर रही है, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को कितना मेंटेन रख रही है, तो इससे आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।